आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम आपको औद्योगिक और श्रम कानूनों से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही इससे जुड़ी कानूनी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। आज कारोबार करने वालों के सामने तमाम तरह की कानूनी समस्याएं उभरती है, साथ में ही उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को भी कानूनी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि देश में कई तरह के श्रम और औद्योगिक कानून हैं, कुछ नए कानून भी लाए गए हैं और श्रम कानून से जुड़े 3 अहम विधेयक पास हो गए हैं। इसमें सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020 शामिल है। सरकार ने इन्हें श्रम सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। ये श्रम सुधार नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों की छंटनी और भर्ती करना आसान बनाएंगे। और इस पूरे विषय पे आज तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जो हमारा विषय है वो विषय है दरअसल श्रम कानून से जुड़ी हुई सलाह। अगर आप भी लेना चाहते हैं इस विषय पर तो सलाह आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विनय त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। सबसे पहले श्रम कानून के बारे में हमें बताइए कि आखिर श्रम कानून है क्या? एक्चुअली ये इजाद किया गया था इस पर्पस के लिए कि जो लेबर है, जो श्रम कार्यरत लोग हैं, महिलाएं और मेल्स, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सकें, सपोर्ट मिल सके और उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना की जा सके एम्प्लॉयर्स के द्वारा। और कई हद तक एम्प्लॉयर्स को भी ये प्रोविजंस उसमें प्राप्त कराए गए हैं कि ज़्यादा वर्कमैन भी उनको एक्सप्लॉइट ना कर सकें। बेसिकली ये गाइडलाइंस हैं ताकि औद्योगिक इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहे, सिचुएशन आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड चलती रहे और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और फायर अप कर सकें और तेज़ से सक्सीड कर पाएँ। जी, कामगारों, उद्योग में काम करने वाले कामगार, कंपनियों में काम करने वाले कामगारों के अलावा और कौन कौन इस कानून के तहत आते हैं? कंपनीज हुई, ऑफिसेज हुए, फैक्ट्रीज हुई, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो कमर्शियल नेचर में है जी, वो इसमें उसके ऊपर कवर हो जाते हैं। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक करके जो नया कानून बनाया है वह कामगारों और कर्मचारियों को क्या सुविधाएं और देता है? देखिए, ये एक स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, ये सेंट्रलाइज्ड किए गए हैं, तो ये वेरियस स्टेट्स के हिसाब से चालू हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग कानून है, उनके मोरलेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम रखे गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत सेक्शंस में जिसे हम लोग कहते हैं टचिंग अप करते हैं ताकि पर्टिकुलर स्टेट्स को के हिसाब से वहाँ के लोगों को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, कोई पर्टिकुलर स्किल है, उसको एडवांटेज मिल सके। तो ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है एंड it can only be discussed unless and until it is specifically asked. ठीक है। विनय त्यागी जी, ये भी बताइए हमें कि भर्ती और छंटनी को लेकर क्या कुछ मौजूदा कानून है? देखिए जी, छंटनी का एक सिंपल सा हिसाब है। एक होता है ले ऑफ, एक होता है रिट्रेंचमेंट और एक होता है क्लोजर फैक्ट्री का। जो ले ऑफ होता है ये तब होता है जब हम लोग बैठकी कहते हैं जिसको, और रिट्रेंचमेंट होता है जिसको आप छटनी कहते हैं, और फिर क्लोजर होता है जिसको हम लोग कंपनी बंद जब कर देते हैं उसे कहते हैं। यूजुअली छटनी, और स्पेसिफिकली अगर आप छटनी के बारे में पूछें तो उसमें होता है फर्स्ट कम लास्ट गो, यानी कि जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री में सबसे
नई रिक्रूटमेंट जिसकी हुई है, सबसे नया जिसको कार्यरत किया गया है, वो सबसे पहले जाएगा। और जो सबसे बाद में सबसे पहले कार्यरत हुआ था, सबसे फर्स्ट जो आया था, वो सबसे लास्ट में जाएगा। इंग्लिश में हम कहते हैं फर्स्ट कम लास्ट गो, लास्ट कम फर्स्ट गो। इसके बाद इन कानूनों में बेसिकली होता है कि जो ग्रेचुटी होती है दैट कम्स अराउंड 17 days फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, provided that workman has crossed 4.5 years of completed service, and 15 days of retrenchment compensation against every year of completed service. तो एक तरीके से एक आदमी को छटनी के टाइम पे अगर वो 5 साल कंप्लीट कर लेता है तो तकरीबन उसको 15 और 17 दिन, करीबन 32 दिन मिल जाते हैं जी, जो उसके सैलरी के होते हैं। बेसिक डीए कवर्ड होता है, वेरियस उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिविजन्स होते हैं, उसके हिसाब से। जी। त्यागी जी, ये भी बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर भी क्या मौजूदा कानूनी प्रावधान है? देखिए जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेसिकली इसलिए इजाद किया गया था कि कई इंडस्ट्री में वो प्रोजेक्ट रिलेटेड इंडस्ट्री हैं, आज काम है कल नहीं है, और जब हम किसी को अपनी कंपनी में या अपनी फैक्ट्री में लेते हैं, उद्योग में रखते हैं, तो उसके ऊपर परमानेंसी और प्रोबेशनरी पीरियड, टेम्पररी पीरियड ऐसे, या कैजुअल लेबर, इस तरीके से सेक्शंस हैं, इस प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हम उनको लेते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में हम बाहर से कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लेबर आउटसोर्सिंग। कॉन्ट्रैक्टर और एक ठेकेदार होता है जो आपको समय समय पर एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको वो लेबर, वर्कफोर्स, स्टाफ, जो सिचुएशन है वो प्रोवाइड करता रहता है। विनीत त्यागी जी, नए कानून में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की सीमा को 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है जी। इससे क्या कामगारों को नुकसान नहीं होगा? जी नहीं, एक्चुअली प्रोविजन ये है कि पहले 20 से नीचे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाई नहीं होता था। यानी कि अगर मैं 19 से ऊपर बाहरी कामगार लगाता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट यूज होता है। अब अगर ये 50 भी हो गया तो इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज यूजुअली जो कंपनियां इनको लेती हैं, जो फैक्ट्रियां इनको लेती हैं, वो 200 से 300 कर्मचारी तक ले रहे होते हैं, और टोटल लेबर काउंट देखा जाता है। दैट मीन्स कि मेरे गार्ड, मेरे कैंटीन, मेरे कोई भी बाहर का हाउस क्लीनिंग या कोई भी लेबर जो मेरे रोल पे नहीं है और बाहर से आई जा रही है, वो किसी भी दिन अगर 19 से ज्यादा संख्या पार करती है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अप्लाई हो जाता है। अब अगर ये प्रोविजन में अगर इन लोगों की संख्या बढ़ा भी जाएगी तो भी यूजुअली जिन फैक्ट्रियों में बात कर रहे हैं वो फैक्ट्री 400-500 लेबर रखती है, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। मेन सिचुएशन और मेन पॉइंट सिर्फ ये होता है कि क्या हम उनका ईएसआई, उनका पीएफ, उनके मिनिमम वेजेस और जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, क्या उनको फॉलो कर रहे हैं। यूजुअली बड़ी कंपनी फॉलो करती हैं, जहां नहीं करती हैं उनको पीनलाइज किया जाता है। फोरम्स हैं जहां उनको पीनलाइज किया जाता है। तो मेरे समझ में इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सिचुएशन सिर्फ तब होती है जब एम्प्लॉयर्स इन प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करते हैं। जी, विनीत त्यागी जी, ये भी बताइए कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या मौजूदा कानून है? कामगारों के हित में कंपनियों को क्या करना होता है? देखिए जी, कंपनी में आज मुझे एक कंपनी ने हायर किया और मैं एज अ लेमैन, एज अ वर्कर आया, तो मेरा ईएसआई कवर्ड होता है, मेरा पीएफ कवर्ड होता है। पीएफ तकरीबन 12% मेरे सैलरी का कटता है और 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये कुल मिला के 24% सैलरी आ जाती है जी। और इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होता है जो एम्प्लॉयर के तरफ से ही जाता है जी। आजकल सरकार में एक नया रूल जो लागू हुआ है वो ये है कि अगर हम किसी नए व्यक्ति को रोजगार देते हैं जिसका पहले रोजगार नहीं था या वो इस सिस्टम में नहीं था,
तो उसके लिए जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो भी सरकार दे रही है, जी 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 जो अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, मेरे ख्याल दिसंबर 21 तक लागू है। जी 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 तो सरकार की तरफ से काफ़ी है। अब ईएसआई जो होता है वो आपके और मेरे मेडिकल कवरेज से कहीं ज़्यादा कवर करता है। जी 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 जी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनय त्यागी जी, आपने बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि श्रम कानून क्या है और इस कानून के दायरे में किस तरह के लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं और किस तरह से वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे अदालत जा सकते हैं, कैसे दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कैसे अपने हित के लिए लड़ सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।